बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज हम चैप्टर 3 फोर्सेस एंड मोशन के जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसके एमसीक्यूज़ हैं वो देखेंगे और इसके बाद इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। तो इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पर मैंने हर ऑप्शन को टिक कर दिया है, जिस एमसीक्यूज़ का जो भी ऑप्शन है। अगर आपको कोई एमसीक्यूज़ समझ नहीं आता तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर तमाम एमसीक्यूज़ के जो करेक्ट आंसर्स हैं वो टिक किए गए हैं। तो इन एमसीक्यूज़ के बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो है, इफ़ यू आर राइडिंग ऑन ए ट्रेन दैट स्पीड्स पास्ट एन अदर ट्रेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन एन एडजेसेंट ट्रैक, इट अपीयर्स दैट द अदर ट्रेन इज़ मूविंग बैकवर्ड, व्हाई। मुझे कह रहा है कि आप एक ट्रेन पर मूव कर रहे हैं और साथ एक दूसरी ट्रेन है वो भी मूव कर रही है। आपकी जो ट्रेन की स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है दूसरे ट्रेन की निस्बत। तो जब आपकी ट्रेन उस ट्रेन के पास से गुजरती है तो आपको ऐसा लगता है कि वो ट्रेन पीछे की तरफ मूव कर रही थी। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसकी रीज़न क्या है? दिस इज़ योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इफ़ यू आर मूविंग एट ए फेयरली कॉन्स्टेंट वेलोसिटी यू विल इंटरप्रेट दिस एज बीइंग एट रेस्ट। क्या होगा कि ये बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। जब आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या है, रेस्ट पे हैं। सिंस यू आर मूविंग फॉरवर्ड फास्टर देन अदर ट्रेन, अब आप क्या कर रहे हैं? फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं और आपकी स्पीड दूसरे ट्रेन की निस्बत ज़्यादा है। दी अदर ट्रेन इज़ मूविंग बैकवर्ड्स रिलेटिव टू यू। अब अगर हम रिलेटिवली देखें तो जो दूसरी ट्रेन है वो आपकी निस्बत क्या कर रही है? अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। सीइंग द अदर ट्रेन गो पास्ट योर विंडो फ्रॉम फ्रंट टू रियर मेक्स इट लुक लाइक द अदर ट्रेन इज गोइंग बैकवर्ड्स। तो आप क्या करते हैं, जब इसको देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो ट्रेन बैकवर्ड मूव कर रही है। तो ये बेसिकली इसमें क्या आ जाता है? रिलेटिव मोशन आ जाती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाता है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, कैन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? इफ यू थिंक सो गिव एन एग्जांपल। क्या ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी बॉडी की रिवर्स हो जब डायरेक्शन एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट हो? यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहते हुए उसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसकी एग्जांपल भी देनी है। तो इसका आंसर क्या है? ऐसा पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की वो क्या कर जाए? रिवर्स हो जाए। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इसकी एग्जांपल क्या है? इफ़ वी थ्रो द बॉल वर्टिकली अपवर्ड, हम एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आल्सो अपवर्ड्स एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब जब हम बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड होगा क्योंकि वो क्या है? ग्रेविटी की वजह से है और उसकी वैल्यू, उसका सिंबल जी है और उसकी वैल्यू अर्थ के नज़दीक 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्हेन इट फॉल्स बैक आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, जब वो एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद नीचे वापस आती है, द डायरेक्शन ऑफ बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जी इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अब वो मैक्सिमम पॉइंट के पर पहुंचने के बाद जब दोबारा वापस नीचे की तरफ मूव करेगी तो अब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलरेडी डाउनवर्ड थी ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पर क्या होता है? ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। हम इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन यू स्टैंड स्टिल ऑन द ग्राउंड हाउ लार्ज अ फोर्स डज द ग्राउंड एक्सर्ट ऑन यू? जब हम क्या करते हैं कि ग्राउंड के ऊपर आप ग्राउंड पे खड़े हैं तो उस वक्त कितनी फोर्स ज़मीन आप पर लगा रही है? वाई डजेंट दिस फोर्स मेक यू राइज अप इन द एयर? ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है कि अब ये फोर्स आपको हवा में उछाल दे, यानी कि एयर में क्या करे? मूव करवा दे। इफ़ यू आर एट रेस्ट द नेट फोर्स ऑन यू इज़ ज़ीरो। जब आप रेस्ट में हैं तो नेट फोर्स बेसिकली क्या होगी? ज़ीरो होगी क्योंकि वेट और जो हमारा रिएक्शन फोर्स है जो अर्थ हमारे ऊपर लगा रही होगी फोर्स, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो इस वजह से हम क्या हैं? रेस्ट पे हैं तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। हैंस द ग्राउंड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन यू एग्जैक्टली इक्वल टू यूर वेट। तो उस वक्त जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है, जो ग्राउंड हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होता है वो हमारे वेट की इक्वल होती है।
द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन यू सम टू ज़ीरो। ये दोनों फोर्सेस क्या करती हैं, बैलेंस एक दूसरे को, इनका सम ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, यानी कि हमारा वेट डाउनवर्ड और जो ग्रेविटी है वो अपवर्ड। तो क्या होगा कि ये दोनों फोर्सेस, जो रिएक्शन फोर्स है, अर्थ हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही होगी, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी। एंड सो यू डोंट एक्सरलेट, तो हम क्या करते हैं, मूव नहीं करते। इफ़ यू स्कॉट डाउन एंड देन पुश विद अ लार्जर फोर्स अगेंस्ट द ग्राउंड, हम क्या करें, स्कॉट डाउन करें, ये बेसिकली एक पोजीशन है, और उस पोजीशन में आकर हम क्या करें, खुद को पुश करें लार्ज फोर्स के साथ अगेंस्ट द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ, तो ग्राउंड देन पुशेस बैक ऑन टू यू विद अ लार्जर फोर्स बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। यानी कि हम क्या करें कि ग्राउंड पे एक छलांग लगाएं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो वापस हमें दोबारा एक स्कॉट डाउन की पोजीशन में आके हम क्या करें, ग्राउंड पे छलांग लगाएं, जंप करें, तो उससे क्या होगा कि हमारे जंप करने से हम अर्थ पे फोर्स लगाएंगे, तो इसके नतीजे में क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक अर्थ भी हमारे ऊपर फोर्स लगाएगी, एंड यू कैन देन राइज इनटू द एयर। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एयर में उछल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टावर थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप विद सर्टेन वेलोसिटी। एक आदमी है और वो टावर की टॉप पर खड़ा है और वो बॉल थ्रो कर रहा है अपवर्ड, उसकी कोई भी वेलोसिटी है, यानी कि उसने टावर पे खड़े होकर एक बॉल अपवर्ड थ्रो की है। ही आल्सो थ्रोज अनदर बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड, वो सेम स्पीड से एक और बॉल डाउनवर्ड फेंक देता है। अब एक बॉल ऊपर की तरफ गई है और दूसरी नीचे की तरफ वहां से फेंकी गई है। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस विच बॉल विल हिट द ग्राउंड विद हायर स्पीड। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें तो कौन सी बॉल हाई स्पीड के साथ पहुंचेगी। ये वर्ड क्या है, हाई स्पीड, हायर स्पीड, यानी कि ये बताना है कि कौन सी ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी, ये नहीं कि कौन सी पहले या कौन सी बाद में। तो हम इस खैर आंसर में आपको दोनों में रीज़न बता दूंगा। तो बाय इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन द बॉल मूविंग अपवर्ड विल गेन द सेम वेलोसिटी एट द कॉमन पॉइंट वेयर द सेकंड बॉल स्टार्टेड मूविंग डाउनवर्ड। कि जब हम एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे और वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वापस आती है, तो जिस पॉइंट से हमने पहली बॉल को थ्रो किया था डाउनवर्ड, दूसरी बॉल को डाउनवर्ड थ्रो किया था, वहां पर पहली बॉल आकर वही वेलोसिटी गेन कर लेगी जो दूसरे बॉल की थी। हेंस इन बोथ द केसेस द बॉल्स विल हिट द ग्राउंड विद द सेम स्पीड। तो दोनों केसेस में बॉल्स क्या करेंगी, सेम स्पीड के साथ हिट करेंगी, ठीक है। बट द डिफरेंस इज दैट बोथ द बॉल्स विल हिट द ग्राउंड एट डिफरेंट टाइम्स। दोनों बॉल डिफरेंट टाइम के साथ हिट करेंगी ड्यू टू डिफरेंट हाइट्स, हाइट डिफरेंट होने की वजह से। इसको अगर आप समझना चाहें तो यूँ कह सकते हैं कि अगर ये हमारे पास लाइन है और इधर सामने एक बॉल नीचे की तरफ थ्रो की है और एक अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ से जब हम बॉल थ्रो करते हैं तो बेसिकली क्या होगा, अगर हम इसको ज़ीरो कंसिडर करें, 0 1 2 3 4 5, इस तरह नीचे की तरफ वो इंक्रीज हो रही है, और जो बॉल हमने ऊपर की तरफ मूव करवाई है वो 0 1 2 3 4 5, मैक्सिमम अगर वो 5 तक जाती है तो वापस आएगी -4 -3 -2 -1, फिर जहाँ पर पहुँचेगी तो 0 हो चुकी होगी, और फिर 1 2 3 4 5। तो यहाँ तक पहुँचने तक क्या होगा, जो बॉल यहाँ से थ्रो की गई और जो ऊपर सर होकर आई, दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, दोनों की स्पीड सेम रहेगी, तो वो दोनों नीचे सेम स्पीड से पहुंचेंगी। हाँ, जो बॉल नीचे की तरफ थ्रो की गई थी वो पहले पहुंचेगी, और जो बॉल ऊपर जाकर वापस नीचे आई है वो बाद में नीचे पहुंचेगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। द क्रिकेट कोच एक्सप्लेन्स दैट द फॉलो थ्रू विद द शॉट विल मेक द बॉल ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस। एक्सप्लेन द रीजनिंग इन टर्म्स ऑफ द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्रिकेट कोच क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि फॉलो थ्री विद द शॉर्ट बॉल विल मेक द बॉल ट्रेवल अ ग्रेट डिस्टेंस। फॉलो थ्री की मदद से क्या होगा कि जो बॉल है वो ट्रेवल करेगी ग्रेटर डिस्टेंस में, ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर करेगी। हमने इसकी एक्सप्लेन करनी है रीज़न इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की मदद से। तो द फॉलो थ्री कीप्स द बैट इन कॉन्टैक्ट विद द बॉल फॉर ए लॉन्गर टाइम। जो फॉलो थ्रू होता है उसकी वजह से क्या होता है, बैट बॉल के साथ ज़्यादा देर के लिए इन कॉन्टैक्ट रहेगा, सो द बॉल विल ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस। तो जिसकी वजह से बॉल क्या करेगी, ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। जो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास इम्पल्स की इक्वल होता है, यानी कि डेल्टा पी इक्वल टू आई है।
तो इन ऑर्डर टू इम्पार्ट मोर मोमेंटम इनटू द बॉल, अब बॉल में ज़्यादा मोमेंटम पुट करने के लिए, सो दैट द बॉल ट्रेवल्स अ ग्रेटर डिस्टेंस, ताकि बॉल क्या करे, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे, अ ग्रेटर इम्पल्स इज नीडेड, तो वहाँ पे इम्पल्स भी हमें ग्रेटर चाहिए होगा, विच इज़ अचीव्ड बाय अ लॉन्गर टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बैट एंड बॉल। तो वो ग्रेटर इम्पल्स हमारे पास कैसे आएगी कि जितनी ज़्यादा देर के लिए बॉल बैट के साथ कॉन्टैक्ट रहेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन यू रिलीज एन इन्फ्लेटेड बट अनटाइड बैलून व्हाई डज इट फ्लाई अक्रॉस द रूम, कि एक बैलून है और उसके अंदर हमने एयर फिल की है और उसको बांधा नहीं है, उसको हमने ऐसे ही छोड़ा है, तो वो बैलून क्या कर जाता है, फ्लाई कर जाता है रूम में। इसका आंसर बताना है, रीज़न बतानी है कि वो क्यों फ्लाई करता है। तो एयर एस्केप्स फ्रॉम द बैलून दैट कैरीज मोमेंटम, एयर जब बैलून में से निकलेगी तो उस एयर के साथ क्या एसोसिएट कर रहा होगा, मोमेंटम। बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, अब मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए द बैलून एक्वायर्स मोमेंटम, तो बैलून के ऊपर भी क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द मोमेंटम ऑफ एस्केपिंग एयर, और वो मोमेंटम एयर के मोमेंटम के एग्जैक्टली अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देयरफॉर इट फ्लाइज इन ए डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ एस्केपिंग एयर, तो इस वजह से वो बैलून उस एयर की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई कर जाता है। यानी कि अगर इसको सिंपल वर्ड में देखें तो ये आपकी 9th क्लास की बुक में भी शॉर्ट क्वेश्चन था कि बैलून में से जब एयर निकलती है तो वो बैलून अपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव करता है, तो वहाँ पे बेसिकली हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का हवाला दिया था। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मोमेंटम के हवाले से उसको बताना है, तो बेसिकली जब एयर मूव करेगी तो एयर के साथ मोमेंटम है, और बैलून जो है मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए उस बैलून पे भी मोमेंटम आ जाएगा, तो वो जिस डायरेक्शन में एयर मूव करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फिर क्या करेगा, बैलून मूव करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मॉडर्न कार्स आर नॉट रिजिड बट आर डिजाइन टू हैव क्रम्पल जोन्स, irregular fold that collapse upon impact, what is the advantage of this new design। ये बेसिकली कह रहा है कि जो मॉडर्न कार्स होती हैं वो उनके आगे क्रम्पल जोन्स बना होता है, मतलब जिसको हम ये कह लें कि जो गाड़ी के आगे फ्रंट पे या बैक पे जो मडगार्ड लगे होते हैं, बेसिकली उनका मकसद क्या होता है, जब गाड़ी हिट करती है तो सबसे पहले वो हिस्सा गाड़ी का टकराता है, या गाड़ी को अगर बैक से हिट करती है कोई गाड़ी तो गाड़ी का जो बैक वाला हिस्सा है पहले वो टकराता है, बाकी गाड़ी तक बाद में गाड़ी पहुंचती है। तो वो ये पूछ रहा है, उनको बेसिकली फिजिक्स में हम क्रम्पल जोन्स कहते हैं, तो वो जो क्रम्पल जोन्स हैं वो किस लिए अटैच किए गए हैं, गाड़ी के साथ क्यों लगाए जाते हैं, उसकी रीज़न बतानी है। तो लाइक सीट बेल्ट्स एंड एयर बैग्स, क्रम्पल जोन्स आर वन ऑफ मैनी व्हीकल सेफ्टी फीचर्स डिजाइन टू हेल्प protect the passengers if they involved in an accident on the road। यानी कि जो क्रम्पल जोन्स हैं वो भी बेसिकली क्या हैं, जिस तरह सीट बेल्ट है गाड़ी का वो हमारी सेफ्टी के लिए है, एयर बैग्स हैं वो इंसान की सेफ्टी के लिए होते हैं, तो जो क्रम्पल जोन्स हैं वो भी सेफ्टी के लिए हैं। जब गाड़ी टकराएगी किसी भी चीज़ से, वो एक्सीडेंट सपोज हो जाता है, तो क्या होगा, ये क्रम्पल जोन्स सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा इंजर्ड होने से, गाड़ी को ज़्यादा नुकसान होने से। तो ये देखते हैं कि कैसे प्रोवाइड करते हैं। क्रम्पल जोन एक्ट एज ए शील्ड अराउंड व्हीकल दैट हेल्प टू रिड्यूस द ब्लो ऑफ कोलिजन बाय एक्सटेंडिंग डिसलरेटिंग टाइम सो दैट कार स्टॉप्स स्लोली। क्रम्पल जोन क्या है, एक ऐसी शील्ड है गाड़ी के इर्द गिर्द जो रिड्यूस करती है ब्लो ऑफ कोलिजन को, यानी कि जब गाड़ी टकराएगी किसी चीज़ से जाकर तो ये क्या करेंगे, डिसलरेट करेंगे, तो इस वजह से जो कार है वो स्लोली स्टॉप करती है रेदर देन सडनली, अचानक स्टॉप करने के बजाय क्या करती है, स्लोली स्टॉप करती है। तो इस वजह और ये स्लोली स्टॉप करने की वजह क्या है, क्योंकि फोर्स मिनिमाइज हो जाती है। बेसिकली उस क्रम्पल जोन की वजह से जब कार जाहिर सी बात है टकराएगी, टकराने के बाद अब वो अचानक से हिट नहीं करेगी, वो जो क्रम्पल जोन है उनकी वजह से उसकी जो डिसलरेशन है वो काफ़ी स्लो होगी, तो उस वजह से गाड़ी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। और जहाँ पे फार्मूला J इक्वल टू एफ क्रॉस डेल्टा टी है, ये बेसिकली क्या है, इम्पल्स का फार्मूला है कि इम्पल्स में फोर्स और जो चेंज इन टाइम है वो इन्वॉल्व है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई वी कैन हिट अ लॉन्ग सिक्सर इन ए क्रिकेट मैच रेदर देन इफ वी टॉस अ बॉल फॉर आवर सेल्व्स। कि हम जो बॉल है उसको, अगर एक बॉल करवाई जाती है क्रिकेट मैच के दौरान, आपको बॉल करवाई जाती है, बॉलर बॉल करवाता है, तो उसको आप छक्का आसानी से मार लेते हैं। जब उसके मुकाबले में कि एक बॉल टॉस की जाए, यानी कि आप अपने हाथ से खुद ऊपर बॉल फेंकें और फिर उसको हिट करें, तो वो इतनी ज़्यादा दूर नहीं जाती। तो इसके पीछे रीज़न क्या है वो आपने बतानी है। तो वी कैन हिट अ लॉन्ग सिक्सर इन ए क्रिकेट मैच बिकॉज बॉलर्स गेट टू थ्रो द बॉल इन टू द ग्राउंड काजिंग टू लो स्पेस। जब हम क्या करते हैं, हिट करते हैं सिक्स क्रिकेट मैच में, तो उस टाइम क्या होता है, बॉलर बेसिकली हिट कर रहा है बॉल को ग्राउंड पे। जब वो ग्राउंड पे लगने के बाद ऊपर की तरफ आती है, यानी कि जब वो ठप्पा खाती है, तो उस वजह से क्या होता है, उसकी पेस जो है वो लॉस कर जाती है, जिसकी वजह से हमें बॉल को हिट करना ज़्यादा आसान होता है और उस पर ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं। अब टॉस की बात करते हैं। व्हेन वी टॉस द बॉल वी हैव लेस टाइम टू पिक अप द फ्लाइट ऑफ पिच, यानी कि इट्स स्पीड। जब हम बॉल को टॉस करेंगे तो हमारे पास टाइम कम होता है कि हम क्या करें, उसको फ्लाइट ऑफ पिक अप द फ्लाइट ऑफ पिच, यानी कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है कि हम क्या करें, उसको हिट कर सकें। बॉल को जब ऊपर की तरफ फेंक के हम खुद हिट करें तो हमारे लिए थोड़ा टाइम कम होता है उसको हिट करने में, तो क्या होता है कि वो इतनी ज़्यादा दूर नहीं जाती। जबकि while in cricket match the ball is made to bounce which makes it a bit slower to arrive at the bat, that's why it is easier to hit a longer sixer। जबकि क्रिकेट मैच में क्या होता है, जो बॉल है वो बाउंस करती है, यानी कि ग्राउंड पे जाकर लगती है, तो उसके बाद वो क्या करेगी, बाउंस करेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो बैट तक जब वो पहुंचती है तो हमारे लिए ईजी होता है कि हम क्या कर सकें, उसको ज़्यादा दूर तक हिट कर सकें। वैसे नॉर्मली भी आप देखें तो अगर हम हाथ से ऊपर की तरफ बॉल फेंकते हैं और उसको हिट करने की ट्राई करते हैं, तो हमारे पास बेसिकली टाइम कम है, टाइम बहुत कम है कि हम क्या करें, उसको हिट कर सकें। लेकिन जब बॉल करवाई जाती है तो हम पहले से तैयार खड़े होते हैं कि बॉल आएगी तो उसको हिट करना है, और हम क्या करते हैं, उसको आसानी से, जब वो ठप्पा खाती है तो बाउंस करती है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको इजीली हिट करके बाउंड्री से बाहर फेंक सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन while traveling horizontally dropped a bomb when it was exactly above the target, the bomb missed the target, explain। क्वेश्चन ये है कि एक एरोप्लेन है और वो ट्रैवल कर रहा है हॉरिजेंटली, और वो क्या करता है, एक बम गिराता है। जिस पॉइंट पे उसने जो टारगेट था, टारगेट के बिल्कुल ऊपर आकर वो मिसाइल गिराता है, बम गिराता है, तो वो टारगेट जो है वो मिस हो जाता है। इसकी रीज़न हमने बतानी है कि ऐसा क्यों है। तो द बम विल मिस द टारगेट, बम क्या कर जाएगा, टारगेट मिस कर जाएगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बम पोजेसेस हॉरिजेंटल स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ बम्बर। इसकी रीज़न क्या है कि जो जब बम को ड्रॉप किया जा रहा है तो उस वक्त बम में एक हॉरिजेंटल स्पीड मौजूद है। कौन सी स्पीड, जो बम्बर की है, यानी कि जो उस एरोप्लेन की है, एरोप्लेन की जो स्पीड है वही स्पीड उस बम की होगी जब हम उसको हिट करेंगे। सो बम विल ड्रॉप एंड हिट द ग्राउंड सम डिस्टेंस अवे। तो जब बम गिरेगा, वहाँ से हम बटन दबाते हैं, अगर जहाँ से बटन दबाया जाता है एग्जैक्ट टारगेट के ऊपर आकर, तो उस बम के अंदर उस एरोप्लेन की भी वेलोसिटी मौजूद है, तो वो क्या करेगा, उसी वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव करेगा। तो दो उस पर फोर्सेज अप्लाई हो रही होंगी, एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो एरोप्लेन की है, और दूसरी ग्रेविटेशनल ग्रेविटी जो अर्थ की वजह से उस पर फोर्स अप्लाई होगी। तो वो कितने डिस्टेंस पे आगे जाकर गिरेगा, हॉरिजेंटल स्पीड ऑफ बम्बर इनटू टाइम, यानी कि जो एरोप्लेन की स्पीड है और मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये दो चीजें क्या करेंगी, इफेक्ट करेंगी उस पर फ्रॉम द प्लेस ऑफ ड्रॉपिंग। तो ये इतने डिस्टेंस दूर जाकर क्या करेगा, वो बम गिरेगा। बेसिकली एरोप्लेन की स्पीड और स्पीड ऑफ बम्बर में भी डिफरेंस होगा, क्योंकि जब उस जो बम है उसने वहाँ से अगर तो सिंपली ड्रॉप किया गया है एरोप्लेन से, तो उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी और जो एरोप्लेन की स्पीड है वो करेगी इफेक्ट। और अगर उसको एरोप्लेन से भी फोर्स प्रोवाइड की गई है उस बम को, तो उसके ऊपर फिर वो फोर्स भी अप्लाई होगी जो हम एक्सटर्नल एरोप्लेन से उसके ऊपर अप्लाई करेंगे।
तो सिंपल बात यह है कि वो मिसाइल अपने टारगेट पे नहीं लगेगा, क्योंकि उस मिसाइल के साथ दो फोर्सेस जुड़ी हैं, एक ग्रेविटी की फोर्स और दूसरी हॉरिजेंटल स्पीड ऑफ बम्बर जो है। तो जो जहाज़ जो बम है वो कितने डिस्टेंस पे गिरेगा टारगेट से, वो टारगेट से जितने डिस्टेंस पे गिरेगा वो डिस्टेंस इक्वल होगा हॉरिजेंटल स्पीड ऑफ बम्बर इनटू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, calculate the angle of projection for which kinetic energy at the summit is equal to 1/4 of its kinetic energy at point of projection। हमने वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है जिसपे जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम पॉइंट की वो इक्वल होगी 1/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जहाँ से उसको प्रोजेक्ट किया गया है, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हुई है, उस पॉइंट का मुकाबला हमने कहाँ से करवाना है, उस पॉइंट को हमने कंपेयर किस चीज़ से करना है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी के 1/4 के इक्वल होगी। तो हम इसको प्रूव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है ½ mv²। तो कंडीशन हमारे पास देखते हैं कि क्या होगी। अब के ई प्राइम हमने लिख दिया इक्वल टू ½ mvx²। हॉरिजेंटली मूव करेगी तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, ½ mvx² लिया जो मैक्सिमम पॉइंट है वहां पर। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, के ई प्राइम इक्वल टू ½ cos थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। के ई प्राइम इक्वल टू ½ mv² cos स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर ओपन कर देंगे तो के ई प्राइम इक्वल आ जाता है ½ mv² के ई आ जाएगा और ये cos 60 का स्क्वायर आ जाएगा। ये ½ mv² के ई की इक्वल था तो cos 60 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के ई प्राइम इक्वल टू के ई cos 60 1/2 है, इसका पावर 2 आ जाएगी। तो के ई प्राइम इक्वल आ जाएगा 1/4 के ई। ठीक है, 1/4 के ई। तो हमने एंगल कितना पुट किया था, 60, यानी कि 60 के एंगल पे जो हमारे क्वेश्चन में एक दी गई है कंडीशन वो फुलफिल हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, हेंस द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच काइनेटिक एनर्जी एट द समिट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री। वो कौन सा एंगल होगा, वो 60 डिग्री का एंगल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर एनी स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन द मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट डिस्कस। एक स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हमने क्या करना है कि जिसमें मैक्सिमम रेंज इक्वल हो 4 टाइम्स ऑफ हाइट के। तो हमारे पास हम देख लेते हैं कि हॉरिजेंटल रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री का हो। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ये हम टॉपिक में पढ़ भी चुके हैं कि जो हॉरिजेंटल रेंज है वो मैक्सिमम उस वक्त होती है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री का होगा। सो आर इक्वल टू, अब जो रेंज है वो किसकी इक्वल होगी, आर इक्वल टू VI² sin 2 थीटा बाई जी। ये हमारे पास रेंज का फार्मूला है। इसमें थीटा की जगह पर 45 पुट कर देंगे, VI² sin 2 × 45 डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा, और ये sin 90 1 के इक्वल होता है। sin 90 हो जाएगा, ये 1 के इक्वल होगा तो VI² डिवाइडेड बाई जी आ जाएगा, यानी कि R इक्वल आ जाएगा VI² बाई जी के। इसके बाद ये हमारे पास रेंज आ गई। अब हम क्या करते हैं, हाइट चेक करते हैं। तो हाइट इक्वल टू VI² sin² थीटा बाई 2g, ये हाइट का फार्मूला है। इसमें थीटा की जगह पर 45 पुट किया, VI² sin² 45 डिवाइडेड बाई 4g। तो sin 45 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा। नहीं, ये जहाँ पर 2g आएगा, ये जहाँ पर 2g आएगा, ये मिस्टेक हुई है, ये 2g है तो ये भी 2g होगा। sin 45 हमारे पास 1/√2 होगा, तो उसको जब हम इसका स्क्वायर भी है साथ स्क्वायर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि ये VI² बाई 4g हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये VI², 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 4h इक्वल टू VI² बाई जी आ जाता है। तो इन दो इक्वेशंस की मदद से हम देख सकते हैं कि R इक्वल है 4h के, यानी कि फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कैन सी दैट R इक्वल टू 4h, दैट इज रेंज इज 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट अगेन अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। इसके बाद इस जो एक्सरसाइज है इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल फॉर विच द मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड कोरस्पॉन्डिंग रेंज आर इक्वल, कि मैक्सिमम हाइट और रेंज किस एंगल पे इक्वल होती हैं। तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो रेंज है VI² sin 2 थीटा बाई जी है और हाइट जो है VI² sin² थीटा बाई 2g है।
इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। इसने यही कहा था ना कि इक्वल किस पे होंगे, तो हम दोनों को इक्वल रखते हैं और इनको सिंप्लीफाई करना शुरू कर देंगे। वी आई स्क्वायर ये रेंज है, वी आई स्क्वायर साइन, ये हमने हाइट लिखी है, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। वी आई स्क्वायर और वी आई स्क्वायर दोनों तरफ है, जी भी है, तो ये कट जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन 2 थीटा। जो साइन 2 थीटा है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा है, एक साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा आ जाता है। कॉस थीटा इधर आकर डिवाइड होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये टेन थीटा इक्वल टू 4 होगा और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4, तो ये एंगल आ जाता है 76 डिग्री। यानी कि ये वो एंगल है जिस पे मैक्सिमम हाइट और रेंज इक्वल होंगे। तो यहाँ तक इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। बाकी कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।